बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज नैब तरमीम केस का फैसला सुना दिया। इस केस का फैसला वही आया जिसकी तवक्को की जा रही थी, क्योंकि इस फैसले के बारे में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि रिटायरमेंट से पहले इसका स्वीट एंड शॉर्ट फैसला सुना कर जाऊंगा। 3 रुकनी बेंच ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर करते हुए नैब तरमीम की 10 में से 9 शिकों को कलअदम करार दे दिया, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से इख्तिलाफी नोट भी लिखा गया। नैब तरमीम केस के फैसले में 50 करोड़ की हद से कम होने पर ख़त्म होने वाले तमाम मुकदमात बहाल कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस वापस बहाल हो गया है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी का LNG रेफरेंस एहतजाब अदालत से मुंतकिल किया गया था और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर रेफरेंस भी वापस हो गया था, जो अब दोबारा बहाल हो गया है। इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ और साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के खिलाफ भी केसेस दोबारा खुल जाएंगे। दूसरी तरफ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इंतखाबात के सिलसिले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम खत लिखकर तजवीज़ दी है कि आम इंतखाबात 6 नवंबर तक कराए जाएं। ऐवान सदर से जारी एलामिया के मुताबिक सदर मुमलिकत ने 9 अगस्त को वज़ीर आज़म को मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत सदर का इख्तियार है कि असम्बली में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तहलील की तारीख से 90 दिन के अंदर तारीख मुकर्रर करे। आर्टिकल 48(5) के मुताबिक कौमी असम्बली के लिए आम इंतखाबात कौमी असम्बली की तहलील की तारीख के 89वें दिन यानी पीर 6 नवंबर 2023 को होने चाहिए। सदर मुमलिकत के कहा कि आइनी जिम्मेदारी पूरी करने की खातिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया ताकि आइन और इसके हुक्म को लागू करने का तरीका वाज़िया किया जा सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब में बरक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन की स्कीम और फ्रेमवर्क के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। अगस्त में मरदमशुमारी की इशाअत के बाद हल्का बंदियों का अमल भी जारी है और आइन के आर्टिकल 51(5) और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 17 के तहत ये एक लाजमी शर्त है, जबकि वफाकी वजारत कानून और इंसाफ की राय भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जैसी है। सदर मुमलिकत का इस खत में कहना है कि चारों हुकूमतों का ख्याल है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैंडेट है। सदर मुमलिकत ने यह भी कहा कि वफाक को मजबूत बनाने, सूबों के दरमियान इत्तेहाद और हमआहंगी के फ़रोग़ और गैर ज़रूरी अखराजात से बचने के लिए कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात एक ही दिन कराए जाने पर इत्तफ़ाक़ है। इसलिए इलेक्शन कमीशन तमाम सूबाई हुकूमतें और सियासी जमातों के साथ मशावरत करे, कौमी और सूबाई इंतखाबात एक ही दिन कराने के लिए आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करे। इस खत के बाद कानूनी और सियासी हलकों में एक बहस शुरू हो गई है। सियासी जमातों का ये कहना है कि सदर ने जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए सियासी कदम उठाया है और दानिस्ता तौर पर कानूनी बहरान पैदा करने की कोशिश की है। तहरीक इंसाफ का कहना है कि सदर ने अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी की है, जबकि कानूनी हलके इस खत को मुबहम और गैर ज़रूरी करार दे रहे हैं। मगर क्यों? नाज़रीन, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है सेनेटर बहरामंद तंगी ने, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। मेरे साथ हैं डॉक्टर निसार चीमा साहब, साबिक रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे साथ लालचंद मल्ली साहब हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और ड्यूरिंग द प्रोग्राम हमें अशतर औसाफ अली, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, भी ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबके ज्वाइन करने का। सेनेटर बहरामंद तंगी, लेट मी स्टार्ट विद यू। बहरामंद भाई, जो आज फैसला आया है नैब तरमीम केस का, जिसको शॉर्ट एंड स्वीट फैसला कहा जा रहा है, और इस फैसले के आने के बाद जो 10 शिकों में से 9 शिकें कलअदम करार दे दी हैं, और इसका जो वज़न हम देख रहे हैं वो तमाम साबिक एक सदर और वज़राए आज़म जो पीछे गुजरे और वज़राए खजाना उनके ऊपर आ रहा है, जिनका ताल्लुक नून और पीपल्स पार्टी से है। तो इस फैसले को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे देख रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर साहब, पीपल्स पार्टी तो आपको पता है, सेनेटर सैयद रहमान से लेके
एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान की हुकूमत तक नैब के तमाम केसेस को पेश किया है, और जिसमें मेरी लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब 12 साल जेल में भी रहे हैं और 20 साल के बाद बाइज्जत बरी भी हो चुके हैं तमाम केसेस में। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो नैब के केसेस के बारे में या नैब पे डिस्कशन ही नहीं करते हैं कि नैब को कैसे और मुकाबला कैसे किया जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं जो बात करता हूँ पार्लिमानी निज़ाम की, पार्लिमान की, सुप्रीम की, पार्लिमान की तौकीर की बात करूंगा। अगर आज जॉइंट सेशन में जो 24 करोड़ आवाम का नुमाइंदा फोरम है, अगर उनकी केसेस सुप्रीम में चैलेंज करके खत्म करते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि फिर पार्लिमान कैसे सुप्रीम से उनको खत्म करने के लिए अगर किसी तरह ये प्रैक्टिस शुरू हो जाता है, जाहिर बात है कि टकराव होगी, और जब टकराव होगी तो पाकिस्तान का और फ्यूचर। बहरामद भाई आपकी आवाज में बहरामद भाई आपकी जरा कुछ थोड़ा एरर आ रहा है, जरा आपकी आवाज हमें ठीक करा लेने दें, आपसे मैं दोबारा राब्ते में आता हूं। लालचंद भाई, ये जो आज फैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप लोगों की तरफ से ये जो केस था इसकी हेयरिंग थी और जो फैसला है वो पेरेंटली आप लोगों के हक में है चेयरमैन जी। लालचंद भाई आवाज आ रही है जी? जी मुझे आवाज आ रही है। जी, मैं कह रहा हूं कि ये जो फैसला है इसको आप कैसे देख रहे हैं? आप लोगों ने ही, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही इसके, आप लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे और आप लोगों के ही हक में ये फैसला आया है, 10 में से 9 शिकों को कलअदम करार दे दिया है। कैसे देख रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले को? बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक इखलाकी और कानूनी और आईनी ये फतह हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस फैसले को वेलकम करती है। आपको याद होगा जो हमारे 3.5 साल थे उसमें मुसलसल ये जो पीडीएम था वो इमरान खान से मुतालबा करता रहा NRO 2 का, लेकिन इमरान खान ने उस रूप में सौदेबाजी नहीं की। अगर वो चाहते इनको NRO 2 देते और हुकूमत पूरी करते 5 साल, लेकिन उन्होंने उस पर कोई सौदेबाजी नहीं की। नतीजतन हमारी हुकूमत को भी जाना पड़ा, और जिससे हमारी हुकूमत गई तो आपने देखा ये वो पीडीएम, ये वो जमायतें जो महंगाई के लिए जुलूस निकाल रहे थे, हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो बिजली के बिलों के पे बात कर रहे थे, जो आटे के रेट पे बात कर रहे थे, इन्होंने कोई कानून साजी ऐसी नहीं की जो पाकिस्तान की आवाम के हक के फायदे में हो। इन्होंने आते ही जो NRO 2 खुद को दिया और अरबों रुपए करप्शन माफ कराने का इन्होंने आगाज किया। तो इस तरह से जो इनकी जो एक सोच थी कि इनके अपने मफादात सर्व करने हैं, वो उन्होंने नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम करके उसको हासिल करने की कोशिश की। उसको इमरान खान ने उसको चैलेंज किया, और उस पे अब जो बात हो रही है कि पार्लियामेंट और जुडिशरी की, तो देखिए ये वो पार्लियामेंट थी या ये वो 14 जमायतें थी जिन्होंने पाकिस्तान के आइन को पस्ते पर्दा डाल दिया, चाहे वो इलेक्शंस के हवाले हो, चाहे वो सिविलियन रूल के हवाले से हो। तो इन्होंने आपने देखा कि ये वो जमायतें थी, इनकी कोई अपोजिशन नहीं थी। इन्होंने नैब का चेयरमैन अपॉइंट किया तो राजा रियाज से मिलके किया। आजकल तो भाई देखिए इसके आने के बाद, ठीक है, नैब के इस फैसले आने के बाद इनको तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये समझते हैं और तासुर देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज जो आके इनकी बहुत बड़ा इनको इंसाफ देने वाला है, ये इदारों से सेम पेज पे मुझे मैं जरा यही चीज, ये जो सेम पेज वाली बात है लालचंद भाई, आपकी यही चीज मैं जरा एक दफा सेनेटर बहरामद तंगी के पास लेके जाऊं। सेनेटर साहब, ये जो इस वक्त पूरी सूरत हाल सामने आई है, एक फैसला आया, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का लास्ट वर्किंग डे था, ये फैसला आया और अपेरेंटली ये फैसला सियासतदानों के खिलाफ आया। सियासतदानों में पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो सीनियर तरीन लीडरशिप जो चलाते हैं, जिनकी पार्टीज हैं, उनके नाम इसमें अंदर हैं। पीपल्स पार्टी क्या समझ रही है, ये फैसला
ठीक है, दुरुस्त है, सुप्रीम कोर्ट ने किया है, 3 रुकनी बेंच ने किया है, चीफ जस्टिस ने किया है, या आप लोग समझते हैं नहीं ये पार्लियामेंट के ऊपर एक कदगन लगाई गई है? कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, ये पॉलिटिशियन के खिलाफ ये फैसला नहीं है मंसूर, ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट, ये पार्लियामान के खिलाफ ये फैसला आ चुका है। और पार्लियामान जो मेरे पीटीआई के भाई ने जो कुछ कहा कि आईन और दस्तूर की ये बात करते, तो मैं अभी आता हूं, इनको इसका जवाब दूंगा। लेकिन जब पार्लियामान अगर सुप्रीम नहीं है और पार्लियामान में 24 करोड़ अवाम के लालचंद जी, निसार चीमा साहब ने, बैरमन तंगी भाई आपकी आवाज में जी फिर कोई हो रहा है जी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर पार्लियामान के फैसलों को इसी तरह हम रद्दी की टोकरी में डालते हैं, तो ये मुझे बताएं कि फिर कौन सा फोरम है। बैरमन तंगी साहब की जी आवाज़ करेक्ट नहीं हो रही है। डॉक्टर निसार चीमा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हुए हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम देने का। डॉक्टर साहब, फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का, और क्यों ये चीज़ आप लोगों की तरफ से इतनी ज़्यादा सामने आ रही है कि जी ये फैसला सियासतदानों के ख़िलाफ़ आया है, पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ आया है? सुप्रीम कोर्ट में केस गया, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो केस लेकर गए, उसका फैसला आ गया, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ये फैसला किया, 3 रुकनी बेंच ने एक उसके अंदर जो नोट है वो इख्तलाफी नोट वो भी सामने आया है। सर, क्यों इतना गुस्सा क्यों है इस फैसले को लेकर? देखिए काजी साहब, गुजारिश ये है कि इस फैसले के हवाले से 3 नुकात जो हैं वो ज़हन में रखने चाहिए। पहली बात यह है कि ये एक मुसलमा हकीकत है कि कानून साजी का इख्तियार जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पार्लियामेंट को है, ठीक है, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का है, किसी और इदारे को नहीं है। और किसी इदारे को भी किसी दूसरे इदारे के इख्तियार में इस तरह नाजायज़ तजावज़ात से गुरेज करना चाहिए, ठीक है, पहली बात है। दूसरी बात जो है वो ये है कि कसूली बात है, हम मुस्लिम लीग नून जो है वो किसी लिहाज से भी कोई करप्शन के में मुलव्वस लोगों को ना प्रोटेक्शन हम देना चाहते हैं, बल्कि हमारा तो स्टैंड ये है कि जो भी करप्शन में मुलव्वस है उसका किसी इदारे से ताल्लुक़ हो, किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ हो, उसको कानून के दायरे में शिकंजे में लाना चाहिए और ऐसे लोगों को इबरत का निशान बनाना चाहिए। और सच्ची बात यह कि हमारे लोगों के ख़िलाफ़ अगर कोई वाकई को केस होता, कोई सबूत होते, तो 4.25 साल दौर में, पीटीआई के दौर में, जब नैब न्याजी गठजोड़ था, तो जिसको हमने हमेशा अनहोली अलायंस कहा, तो उस दौर में यह है कि कोई साबित कर देते जी, कोई एक केस ही साबित करते हमारे किसी लीडर के खिलाफ। ना हमारे किसी लीडर के खिलाफ कोई साबित हुआ, ना पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ कोई उनका इल्ज़ाम साबित हुआ। बात यह है। और तीसरी बात जो है वो ये है काजी साहब के मौजूदा जो चीफ जस्टिस साहब, जो सबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस हैं, बदकिस्मती से आपको पता है कि वो एक मुतनाज़े जज थे, मुतनाज़े जज रहे, और उनको एक मुतनाज़े बेंच के ज़रिए एक मुतनाज़ा फ़ैसला करने से गुरेज करना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने इस फैसले के बाद और अपने कॉन्डक्ट के ज़रिए ये साबित कर दिया कि वो जो है वो उनका शुमार उन जजों में होगा जिनका आगाज़, जिनका ये वो लाइन जो है, सफ़ जो है जस्टिस मुनीर अहमद से शुरू हुई, और उसके बाद फिर ये देख लें कि जस्टिस इरशाद हसन खान और डोगर साहब और साकिब निसार और जस्टिस खोसा और मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जो सबकदोश होने वाले हैं, इनका भी शुमार उसी सफ़ में होगा। बदकिस्मती से काश कि ये हमारी ख्वाहिश थी कि इनका शुमार को अच्छे जज साहिबान में होता जिनका कौम एहतराम के साथ नाम लेती, लेकिन ये एक हमारी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। ठीक। लालचंद भाई, आपने सुना, क्या मुतना चीफ जस्टिस एक मुतनाज़ा जज हैं? क्या जो आज बेंच जिसका फैसला आया है, डॉक्टर निसार चीमा साहब कह रहे हैं वो एक मुतनाज़ा बेंच था, सो मतलब अब इस फैसले को लेकर एज ऑफ टुडेज़ रूल अगर इसके अगेंस्ट आप रिट में भी जाएंगे तो इन्हीं जजेस ने सुनना है इस केस को, तो फिर फैसला हम क्या समझें? या फिर नए चीफ जस्टिस आएंगे और उसके साथ आपको पता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल का भी एक केस है जिसको अगर जो एक्सपेक्टेड है अगर वो कहीं कलअदम हो गया तो 13 अप्रैल से ऑनवर्ड्स जितने भी केसेस हैं वो सारे उनके फैसले जो हैं वो बिल्कुल नल एंड फाइड हो जाएंगे जी। इसको फिर आप कैसे देखते हैं?
उस पर देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं बताता चलूं, नवाज लीग का ये वतीरा रहा है, उन्होंने किसी जज को नहीं बख्शा। हर वो जज इनको अच्छा लगा जो इनके फोन पे इनके काम करे, इनके हक में फैसले दे। हर वो बुरा लगा जो इनके हक में फैसले ना दे। अब ये जज जिन्होंने ये फैसला दिया, रात को 12 बजे अगर वो सुप्रीम कोर्ट खोलकर इनको इक़्तिदार पर विराजमान करे, इनको इक़्तिदार दिलवाए, इनको तख्त दिलवाए, तो वो फैसला बेहतरीन था। और ये फैसला गलत है। देखिए, ये मुनाफकत है, ये जो ठीक बात नहीं है। तो या जज अगर गलत था तो उस दिन से भी गलत था कि रात को 12 बजे वो क्या डिप्टी स्पीकर का फैसला पार्लियामेंट का फैसला नहीं था? क्या डिप्टी स्पीकर जो थे जिन्होंने ये फैसला दिया था नो कॉन्फिडेंस का, वो पार्लियामेंट का कस्टोडियन नहीं था, लेकिन वो फैसला दिया। और उसके बाद इस पे इतना रैश होने की जरूरत नहीं है। मैं वही कह रहा हूं कि ये बार बार ये तासुर दे रही है ये सारी पीटीएम की जमातें कि जो चीफ जस्टिस आ रहे हैं वो इनके फेवर करेंगे, ये समझते हैं कि हम हक पे हैं इसलिए इनका फेवर करेंगे। ये इदारों से सेम पेज पे हैं। नेब चेयरमैन राजा रियाज के साथ मिलके इन्होंने लगाया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर या मौजूदा हुकूमत जिसके लिए जो कहा है इलेक्शन कमीशन ने कि ये जो है साबका हुकूमत की एक तोसी है, एक्सटेंशन है, तो इनको थोड़ा सा काम एंड कूल एंड बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। और इनको चाहिए कि जो नवाज शरीफ साहब जो वापसी का फैसला है वो भी बिल्कुल इस पे हम चाहेंगे एज ए सियासी वर्कर वो इस पे कैंसिल ना करें, पोस्टपोन ना करें, वो यकीनी तौर पे आए। क्योंकि खबरें कुछ इस तरह से आ रही हैं कि नवाज लीग आज को इजलास हुआ और मीडिया से कोई बातचीत नहीं हुई है, यकीनी तौर पे मायूसी हुई होगी क्योंकि इंसाफ के लिए तो उनको कोर्ट में जाना पड़ेगा। ठीक, अच्छा बेहरमंद भाई, एक और चीज, एक जो सर्विस ऑफ पाकिस्तान को लेकर जो एक तरमीम थी उसमें फौज, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी से वाबस्ता अफराद को जो इस्तिस्ना थी वो बरकरार है। बाकी सारा कुछ बदल गया लेकिन जो इन लोगों को इस्तिस्ना है वो बरकरार रखी गई है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? तनाजुर में देखूंगा कि जो पार्लिमानी जो सुप्रीम काउंसिल है, जो पार्लिमान है, जिसको कानून साजी का हक है, मैं इस एक फैसले को जिसको छोड़ा है और बाकी 9 को खत्म किया है, मैं पूरे फैसले को इस तनाजुर में देखता हूं कि आज जो फैसला आ चुका है ये वही फैसले हैं जब पंजाब में 20 एमपीएस के वोट को उसको काउंट होने भी नहीं दिया और उन 20 एमपीएस को डिस्क्वालीफाई भी किया। और उस दिन से लेके आज तक जो फैसले आ रहे हैं, आज हम बैठे हैं, अवाम के इश्यूज पे बात नहीं करते हैं, पाकिस्तान के इश्यूज पे बात नहीं करते हैं, दहशतगर्दी पे बात नहीं करते हैं। उस दिन से लेके आज तक हम सिर्फ बंदियाल के फैसलों पे बात करते हैं जो कि पाकिस्तान की आईन और दस्तूर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, हाउस को ये सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया है। अगर उसी वक्त उनके वोट को एक्सेप्ट कर लेते और फिर उनको डिस्क्वालीफाई कर लेते तो भी अच्छा मैसेज होता, या अगर तमाम जमातों की और बार काउंसिल के मुतालिबे को सामने रखकर फुल कोर्ट बनाता तो भी आज पाकिस्तान की ये नौबत ना होती। लेकिन मैं समझता हूं कि एक तरफ एक्स प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की जिससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं हुई, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो स्टेबल नहीं हो रही है आज तक। दूसरी तरफ जो फैसले आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि आज का फैसला, मैं एक शिक पे 9 शिकों पे बात नहीं करता हूं, मैं बात करता हूं उस सुप्रीम काउंसिल जो पार्लियामान है, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में उसकी बड़ी कीमत है, उसकी बड़ी तौकीर है, उनको एक दफा फिर आज भी तौकीर कर दिया है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, क्या पार्लियामेंट बेतौकीर हो गई है? जो सेनेटर बेहरमंद तंगी कह रहे हैं 3 रुकनी बेंच का फैसला नहीं मानना, फुल कोर्ट होता तो फैसला मान लेते, और उसके बाद इस वक्त ये जो सर्विस ऑफ पाकिस्तान वाला जो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसमें अपेरेंटली ऐसे लग रहा है, अपेरेंटली तो नहीं, जेन्युइनली ऐसे लगता है कि सारा जो प्रेशर है ना वो सियासतदानों के ऊपर आ गया है, बाकी सबको इस्तिस्ना हासिल हो गई है।
काई साहब आपने बिल्कुल सही फरमाया। देखें, इस्तिस्ना किसी को हासिल नहीं होना चाहिए। देखें, ना किसी इदारे को, ना किसी फ़र्द को। अगर ये कानून जो है वो उसका इतलाक जो है अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, कोई मुस्तस्ना नहीं होना चाहिए। देयर शुडंट बी एनी एक्सेप्शन एट ऑल, और सब क्यों अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये देखें, ये तो एक पीटीआई के दौर में जो अकाउंटेबिलिटी थी वो तो अकाउंटेबिलिटी के नाम पे एक मजाक था, वन साइडेड थी, पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी, आप जानते हैं, बायस थी। और देखें, दूसरी बात जो है वो ये है कि मैं फिर ये कहूँगा कि मुतनाज़ चीफ जस्टिस ने मुतनाज़ बेंच के ज़रिए एक मुतनाज़ फ़ैसला दिया है, और जो कि उनको गुरेज करना चाहिए था। और जो आपने फरमाया कि पार्लियामेंट की बेतौकीरी, देखें, फिर मैं कहूँगा कि कानून साजी का इख्तियार जो है किसी अदारे को नहीं, सिवाय पार्लियामेंट के, सिवाय अवाम के नुमाइंदों के, किसी को ये इख्तियार नहीं है। कानून साजी का इख्तियार उनके पास है, और जो भी ये है कि उनसे हक ये सलब करने की कोशिश करेगा, हम इसको नाजायज़ तजावुज़ात कहेंगे, और इसके खिलाफ अवाम ज़ाहिर है कि इसको कभी दिल से तस्लीम नहीं करेंगे। ठीक, लेकिन अब डॉक्टर साहब फिर इसका हल क्या आप समझते हैं? मतलब एक वो सब कुछ, आज मैं जब आ रहा था तो कुछ लीगल एक्सपर्ट से, अभी ब्रेक के बाद हम लोगों के साथ अशतर और साफ साहब भी होंगे, लेकिन एक सूरत हाल ये थी कि जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल ही एक आखिरी उम्मीद है। अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की हेयरिंग हो जाती है, उसका फैसला आ जाता है और फैसला आप लोगों के हक में आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि 13 अप्रैल से लेकर आज तक के जितने फैसले हैं वो सारे कलअदम हो जाएंगे। तो आपका भी यही ख्याल है कि अब सारी जो नजरें हैं वो काजी फायज ईसा साहब के ऊपर और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के केस के ऊपर जाएंगी? हमें पूरी उम्मीद है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट जो है वो कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाएगी। अवाम के जो हकूक़ हैं, जो ज़ाहिर है अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए पार्लियामान जो फैसले करती है, उनको भी यकीनन ये है कि सुप्रीम कोर्ट अप होल्ड करेगी। सुप्रीम कोर्ट का काम जो है अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के बनाए हुए कानून की तशरीह करना है, आइन की तशरीह करना है, लेकिन आइन साजी और कानून साजी का इख्तियार जो है सिर्फ अवाम का है, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं जी, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है, और क्योंकि सारी चीज़ का जो दारो मदार है वो मेरे ख्याल में अब अगले चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की तरफ जाता नज़र आ रहा है, और जिस तरह मैंने बताया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, उसके ऊपर क्या फ़ैसला आएगा, इस सब पर बात करेंगे, और इसके साथ साथ सदर का जो ख़त है उस पर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मुझे अशतर और साफ अली साहब, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, ने भी ज्वाइन कर लिया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। अशतर साहब, सबसे पहले नैब तरमीम केस 10 में से 9 शिक्के मुअत्तल कर दी गई हैं, और अपेरेंटली नहीं, ऐसा लग रहा है कि जो बोझ है वो सारा सियासतदानों के ऊपर डाल दिया गया है। एक फैसला, एक पूरा प्रोसेस चला पार्लियामेंट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कलअदम करार दे दिया। क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? जी हाँ, ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग पहलू है कि इसके अंदर कहा यह गया कि ये इंसानी हकूक की कुछ शिकों के से मुतसादिम है। किसके इंसानी हकूक वजरू हुए इससे, इसका कोई जिक्र नहीं है। क्या इमरान खान साहब जो इसमें पिटिशनर हैं उनके हकूक उससे मजरू हुए, उसका भी कोई जिक्र नहीं है। कहीं पे भी जिक्र नहीं है कि क्या मुहर्रकात थे जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने इसको चैलेंज किया, और उनके कौन से राइट्स हैं जो वायलेट हो गए। खैर, वो अपनी जगह पे है। दूसरा कि बारहा इसमें कहा गया, और इसमें इससे पहले भी कहा गया कि एक कानून है जिसका नाम है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जी, उसको मद्देनजर रखते हुए इसका बेंच बनाया जाए। ना भी होता अगर वो, तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस है, सुप्रीम कोर्ट का जो सिलसिला चलता रहा है, उसमें इंसानी हकूक से मुतसादिम बातें जब कोर्ट के सामने आए तो लाजमी तौर पे फुल कोर्ट बनता है। और पहले भी जब नैब की तरमीम की बात आई थी, नैब के अंदर सारा सिलसिला बना था, तो ये जो है फुल कोर्ट ही ने फैसला किया था। ठीक, तो ये प्रोसीजरली भी और सब्सटैंटिवली दोनों मामलात में जो है इसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठते हैं। एक पहलू जरूर मैं आपके साथ शेयर करता चलूं, जी जी, वो ये है कि जिस
कानून के अंदर तरामीम की गई थी वो कानून उसके मुहर्रक का और उसके बनाने वाले के अपनी जुबान में ड्रैकोनियन था। जी बिल्कुल ऐसे ड्रैकोनियन ही। से मुराद है काला कानून। बिल्कुल। तो आपने उस काले कानून को उसकी ओरिजिनल हैत में वापस उसको डाल दिया, तो वो इंसानी हकूक की जो है खिलाफ वर्जी है या ये बेहतरी की तरफ लेके जा रहा है। ठीक। और मुझे बताइए कि पार्लियामेंट अगर इसको यकसर मुस्तरद कर देती, और आप खुद कानूनदान हैं, अगर जो है पार्लियामेंट कहती है कि हम एक कानून को यकसर मुस्तरद करते हैं और नैब का कानून जो है उसको कलअदम कर देते हैं, तो क्या कोर्ट कह सकती थी कि नहीं हम इसको रिवाइव कर देते हैं? True. अगर उसका जवाब नफी में है तो पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को किस तरीके से ये कह सकते हैं कि आइन की किसी शिक के साथ मुतसादम तो नहीं है, लेकिन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। ये एक नई बात है जो मेरा नहीं ख्याल किसी भी दुनिया के जूरिस्प्रूडेंस में इसको इस तरीके से पेश किया गया। ठीक। अच्छा अशतर साहब, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उस पर जरा रहनुमाई फरमाएं। एक इसकी जो शिक थी जिसके अंदर सर्विस ऑफ पाकिस्तान, जिसमें फौज, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी से वाबस्ता अफराद को इस्तिस्ना दिया गया है, एक और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो कि नए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के टाइम पे आ रहा है, और उसमें जो फैसला या जो कहा जा रहा है अगर होता है तो इफेक्टिवली 13 अप्रैल ऑनवर्ड्स तमाम बेंचेस, तमाम फैसले कलअदम हो सकते हैं। इसको आप कैसे नरेट करेंगे? आई वुड देखिए, इसको मेरे नरेट करने से पहले आप एक छोटी सी प्रोपोजिशन देख लें। प्रोपोजिशन ये है कि एक अदालत के जो बेंचेस की तश्कील होगी वो एक पर्टिकुलर तरीके से होगी, उसके मुतालिक कानून बना दिया गया। 11 जजेस का फैसला है, एतजाज एहसन का नाम से वो केस जाना जाता है, जिसमें ये कहा गया कि जब तक के कोई कानून उसको कलअदम न करार दे दिया जाए उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो उसकी एक वो पहलू देख लीजिए। दूसरा, एक ऑर्डर पास किया गया था और वो जुडिशल साइड के ऊपर ऑर्डर था, और वो ऑर्डर ये था कि जब तक के इस कानून के मुतालिक फैसला नहीं हो जाता तो या तो रोक दिया जाए इन सब केसेस को, इनको कॉज लिस्ट में शाया न किया जाए, या फिर उसका इतलाक कर दिया जाए। ठीक। और वो जुडिशल साइड का फैसला जो है रजिस्ट्रार ने कलअदम करार दे दिया ऑन दी डायरेक्शंस ऑफ द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, रेलेवेंट अथॉरिटी। बिल्कुल ठीक उसके है। बाद 8 फुकनी बेंच से बैठ के उसको भी खत्म कर दिया। हालांकि वो जुडिशल साइड के ऊपर रिव्यू अगर करना था तो रिव्यू करते हुए उन जज साहब को साथ बिठाना जरूरी था। अब वो फैसला जो है वो आने वाला है उसी जजमेंट के ऊपर, तो उसका इतलाक 14 अप्रैल से ही होगा। तमाम वो बेंचेस के फैसले जिस तरीके से ये कहता है कि हमने कानून को कलअदम करार दे दिया इसलिए तमाम के तमाम केसेस जो है वो वापस चले जाएंगे, वो अब नैब के पास इंक्वायरीज वगैरह चली जाएंगी। ठीक। तो उसी तरह वो उन बेंचेस के पास नहीं जाएंगे, बल्कि जो नए बेंच तश्कील दिए गए हैं उनमें जाएंगे। उनके ठीक पास जाएंगे। ठीक। नंबर 2, वो फैसले जो है वो प्रोसीजरली रॉन्ग है, इसलिए उनको रिविजिट करना पड़ेगा। ठीक। अच्छा सर, दो और बड़े ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। एक तो बताइएगा, सदर का इलेक्शन कमीशन चीफ को जो खत लिखा गया है इसकी कानूनी हैसियत क्या है? क्या ये एडवाइस है, ये डायरेक्शन है? अगर ये एडवाइस है या डायरेक्शन है, उसके ऊपर अमल दरामद कैसे होना है, नहीं होना? एक एम्बिग्विटी की सूरत हाल में पूरा पाकिस्तान इस वक्त बैठा हुआ है और हर शख्स अपनी दानिस्त के मुताबिक इसकी तशरीह कर रहा है। आप ठीक कह रहे हैं, हर कोई इस पे जज बना हुआ है, हर कोई जो है वो अपने अपना फैसला सादर करता है, और सदर मुमलिकत ने भी अपना फैसला सादर कर दिया। हाँ। और क्या फैसला सादर किया कि जनाब मैं अब एडवाइस दे रहा हूँ। सदर मुमलिकत एडवाइस ले सकते हैं, और जब वो एडवाइस लें तो फिर वो उसके ऊपर पाबंद हो जाएगी। पाबंदी एडवाइस उनको दी जाती है बाय द प्राइम मिनिस्टर और द कैबिनेट। जब उन्होंने एडवाइस मांगी लॉ मिनिस्टर से, तो वो बेसिकली जब एडवाइस उनके ऊपर आई और उस एडवाइस में उनको कहा गया कि आप इस पे ये काम न करें क्योंकि आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो उस पे इसलिए बाइंडिंग हो गई कि वो वजीर कानून का अपना नहीं है। तो याद रखिए,
वजीर कानून कैबिनेट का हिस्सा, वो कैबिनेट की एडवाइस तस्वर होगी। ओके, तो इसलिए दूसरा पहलू उसका देख लीजिए, ना वो एडवाइस दे सकते हैं किसी को, ना वो डायरेक्शन दे सकते हैं। तो उनका तमाम का तमाम ये चिट्ठी उसी ट्वीट का मैं समझता हूँ एक तसलसल में है। इट इज ए सीक्वल ऑफ दैट, इट इज ट्वीट 2। ना ट्वीट की हैसियत थी, ना इसकी हैसियत है। और कितनी अफसोस की बात है कि इस जो चिट्ठी उन्होंने लिखी, अब वो तो ये चिट्ठी उनकी लिखनी बनती नहीं थी, हाँ। उसको भी उन्होंने ट्वीट के जरिए पब्लिक एट लार्ज में उसको सर्कुलेट कर दिया। आई थिंक दैट इज रॉन्ग। एक और पहलू है इसका, जी, और वो पहलू क्या है, आई एम सॉरी मैं उसका पहलू ये है कि उसी खत में आप देखेंगे कि उन्होंने लिखा हुआ है कि केसेस पेंडिंग है इसके मुतालिक, और उसके अंदर वो रिस्पोंडेंट हैं। तो अगर किसी केस में जो पेंडिंग हो और आप जानते हैं कि वो पेंडिंग है और सब आप जुडिस उसमें है। पार्ट हो, तो उसके मुतालिक लिखना क्या मिसकंडक्ट नहीं है? बिल्कुल क्या सर। उस केस की कार्रवाई पे असर अंदाज होने के मुतरादिफ नहीं है? ये बिल्कुल। सवालात के जवाब आने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अश्तर साहब साहब बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम देने का, वेरी ग्रेटफुल जी। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी लालचंद भाई, जरा अश्तर साहब से हम बात कर रहे थे पिछले पार्ट में, ये सदर ने जो एक लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन को और जिसके अंदर उन्होंने एडवाइस दी है, उन्होंने राय दी है, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, इसको हम लोग समझने से कासिर हैं। आप लोग समझ रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल डायरेक्शन दी है, लेकिन वो साथ ये भी कह रहे हैं कि मेरी तो बात ही कोई नहीं सुनता, इलेक्शन कमीशन को मैं बुलाता हूं वो मेरी बात नहीं सुनता। प्लस वो कह रहे हैं कि मैंने लॉ मिनिस्ट्री से एडवाइस ले ली है, समझ लिया है, अब इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो उनसे समझे। सर इसका मतलब हम क्या समझे, जरा ये भी अब बताएं हमें। मुस्तफा भाई, बात ये है कि आइन का आर्टिकल है 224, उसमें 224(1) जो है वो वाज़ेह तौर पे कहता है कि अगर सदर साहब असेंबली तोड़ेंगे तो वो डेट देंगे, और 48(5) में भी उसका बखूबी जिक्र मौजूद है। लेकिन आपने देखा है कि ये इस मुल्क में कुछ हालात ऐसे जो पीडीएम ने बनाए, जो आइन की मैं कह रहा हूँ बेतौकीरी जो की, उसमें ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो इदारे मानने के लिए तैयार नहीं, पार्लियामेंट मानने के लिए तैयार नहीं, आपका प्राइम मिनिस्टर मानने के लिए तैयार नहीं, इलेक्शन कमीशन मानने के लिए तैयार नहीं। और एक सेशन जब एक कोई फैसला देता है तो हमारे पार्टी चीफ इमरान खान को उनके घर से फौरी तौर पर उठा लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है। तो लिहाजा इन सारी चीजों को नजर, तो सदर साहब ने पहले भी खतूत लिखे, ये सबको मालूम है, जो खतूत का जो बेतौकीरी की गई वो, क्योंकि डॉक्टर आरिफ अलवी एक इंडिविजुअल नहीं है, वो हेड ऑफ स्टेट है, वो आर्म फोर्स के चीफ कमांडर है। Okay. तो उनकी राय की एक अहमियत होना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिली। लिहाजा उन्होंने सब चीजें ज़हन में रखते हुए एक चीज बहुत वाज़ेह तौर पे लिख दी है कि विद इन 90 डेज आप उससे आगे नहीं जा सकते। Okay. और आप मुशावरत करके सुबह से आप कोई डेट दे दे। लेकिन फिर अगर लालचंद भाई एक सेकंड, अगर आप ये बात कह रहे हैं, मुझे जरा ये चीज, यही आपका पॉइंट एक दफा बैरमन भाई के पास ले आकर जाने दें। बैरमन भाई, अगर यही बात है जो लालचंद भाई कह रहे हैं, तो फिर प्रेसिडेंट का लाहे अमल क्या है? क्योंकि अब हम लोग इस चीज को समझने से कासिर हैं कि क्या ये डायरेक्शन दी गई है या फिर एक तजवीज दी गई है, क्योंकि अपेरेंटली ऐसे लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि अब आप सुप्रीम कोर्ट में जाके पूछे क्या करना है। मंसूर साहब, आप मुझे 2 मिनट देंगे? जी जी, मैं जो जवाब दे दूं इसका। जी जी जी। मंसूर साहब, डॉक्टर अलवी साहब की सदारत को मैं इस तनाजुर में देखता हूं कि जब पीटीआई की हुकूमत थी तो उसने प्रेसिडेंट हाउस को एड इंस्पेक्टरी बनाई। डॉक्टर अलवी साहब ने नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान असेंबली डिसॉल्व करके इस कुर्सी को भी तौकीर किया। डॉक्टर अलवी साहब ने ट्वीट करके पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम किया। डॉक्टर अलवी साहब ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा कि आए और मेरे साथ मीटिंग करके
इलेक्शन के अनाउंसमेंट करे, इलेक्शन कमिश्नर ने बाइकाट किया, मिलने से इनकार किया, इस सीट को इज्जत नहीं बख्शी। और कल जो परसों लेटर लिखा, तो इस लेटर से पहले डॉक्टर अलवी साहब ने लॉ मिनिस्ट्री से एडवाइस ली जी, और उसने खुल के कहा कि आपका काम नहीं है इलेक्शन की तारीख की अनाउंसमेंट, ये काम है इलेक्शन कमीशन का। तो जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एडवाइस ली, तो फिर इस लेटर का मकसद क्या है कि वो एक दफा फिर पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम को मेंटली, पॉलिटिकली, मॉरली टार्चर करे और इस सीट की इतनी बेइज्जती करे जितनी बेइज्जती उसने मुसलसल 5 सालों से की है। मंसूर साहब, मैं समझता हूं कि उसी दिन डॉक्टर अलवी साहब को रिजाइन देना चाहिए था जिस दिन उसने ट्वीट करके मेरे मुल्क को, मेरे पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम किया कि ये एक सुप्रीम कमांडर का हाउस है, ये डॉक्टर अलवी साहब की कुर्सी नहीं है, ओके, ये कुर्सी किसी की बाप की जागीर नहीं है, ये पाकिस्तान की डिग्निटी का कुर्सी है, ये पाकिस्तान की पहचान की कुर्सी है। उस कुर्सी को, उस सीट को उसने दागदार किया, तो उसी दिन इनको मॉरली तौर पर रिजाइन देना चाहिए था कि आई एम नॉट केपेबल फॉर दिस पोजीशन। लेकिन उसने फिर भी तरजीह दी कि मैं इस सीट पे रहूं। लेकिन फिर उसने एक दफा उसने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा, फिर उसने इनकार किया, कल फिर एक दफा फिर उसने आईनी बुहरान पैदा करने की नाकाम कोशिश की कि एक दफा फिर मैं अवाम को इदारों की टकराव पैदा कर लूं। लेकिन मैं समझता हूं कि आज भी दिन है, वक्त है कि अलवी साहब रिजाइन दें, चले जाएं। और यहाँ पॉइंट आ गया। मुझे जरा लालचंद, ठीक हो गया, मुझे जरा लालचंद भाई जरा आई रियली वांट कि आप इसको रिस्पॉन्ड करें। और क्या डॉक्टर आरिफ अलवी साहब टॉर्चर कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान को ऐसे खत और ट्वीट्स करके? सर मैं बिल्कुल तगी साहब की एक बात से जो है इत्तेफाक करता हूं। तो वो सुप्रीम कमांडर है, स्टेट का सिंबल है। उन्होंने अगर कहा था कि मैंने ये बिल साइन नहीं किए तो तगी साहब को भी मान लेना चाहिए था, तो स्टेट का एहतराम करना चाहिए था। लेकिन इन्होंने नहीं किया, क्योंकि आज अगर आपने बिलावल भुट्टो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो या कुछ दिनों से आप सुन रहे हैं, तो ये बार बार जो है रो रहे हैं, पीट रहे हैं कि हमें जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। ये किससे मांग रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड? ये जिनके इशारों पे नाचते रहे, आज उनसे लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं जो इनको नहीं मिल रही। इनको चोरों के खाने में डाल दिया गया है, इनको बदमाशों के खाने में डाल दिया गया है, इसलिए चीख चिल्ला रहे हैं। और आरिफ अलवी तो भाई सुप्रीम कमांडर है, उसके तो ठीक हो गया, एकामत आपको मान लेने चाहिए। ठीक हो गया, आपने माने ना इलेक्शन कमीशन ने माने। लालचंद भाई आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। लालचंद भाई बहुत शुक्रिया, बहरमन तगी साहब, डॉक्टर निसार चीमा, अशरफ, थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आज़म काजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।